नीरज जी, ये अपनी जगह दुरुस्त बात हो सकती है कि जो एक प्रक्रिया है नेता चुनने की और दावा करने की और फिर उसे आमंत्रण देने की, सरकार बनाने की, वो प्रक्रिया में लोच है, वो कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन इससे सरकार के चलने में कहाँ से प्रश्न चिन्ह उठता है, उसमें संदेह कहाँ से उठता है? पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि मोदी के खिलाफ कुछ बोल सके। जब आप देखिए कि नीतीश कुमार पैरों पे गिर रहे हैं मोदी के और नायडू जय जयकार कर रहे हैं, ये बाहर के लोग तो पार्टी के अंदर तो एक नितिन गडकरी कुछ बोल दें, बोले भी क्या, वो तो ताली नहीं बजा रहे थे, बस इतना ही किया उन्होंने और तो कुछ किया नहीं। आपको लगता है इसका कोई फर्क पड़ेगा सरकार बनाने पर, चलाने पर? नहीं, सरकार जो बन जाएगी और कॉन्फिडेंस मोशन जैसे वो जीत जाएंगे तो उसके बाद तो सरकार की वैधता अपने आप स्थापित हो जाएगी, क्योंकि सरकार को अगर बहुमत प्राप्त है तो फिर सही गलत वाला इशू हो सकता है, कोई सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो ये हो सकता है, क्योंकि जो पिछली जो उद्धव ठाकरे सरकार गिरी थी उस पर भी ये सारे मामले उठे थे कि विधायक दल में कितने लोग थे, नहीं थे, ये सारे मामले उठे थे। कोई जा सकता है तो अलग बात है, वो टेक्निकल इशू है। लेकिन ये तो सही है कि आज मोदी के बहुमत है, और बीजेपी का कोई भी एमपी जो है, मुझे नहीं लगता ब्रजभूषण सिंह के बेटे को छोड़कर या ऐसे दो चार लोगों को छोड़कर जो ये दावा करते हैं कि हम अपने बल पे चुनाव जीते हैं। कुछ लोग निश्चित रूप से होंगे, जितने भी 240 हो सकता है कि कम से 10 ऐसे एमपी होंगे जो कह सकते हैं हम अपने बल पे जीते हैं, बाकी 230 जो है वो मोदी के कारण जीते हैं। अब मोदी को जो 36% वोट मिले हैं बीजेपी को, उसमें भी काफी असर मोदी का है। ऐसा नहीं है कि मोदी का जादू खत्म हो गया। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी जो है वो ज्यादा हो गई है। पहले वोट बढ़ रहे थे, अब वोट एक साथ हो गया, उसके साथ 2-4% जो है बढ़ोतरी हुई है। तो इस कारण से यूपी और दूसरी जगह पे विपक्ष की अच्छा प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी का वोट शेयर हम जानते हैं बहुत ज्यादा नहीं गिरा है ओवरऑल। तो स्टेबिलिटी का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से डिपेंड करती है नीतीश कुमार पे और नायडू पे। और कुछ इशू ऐसे हैं, जैसे बीजेपी जो 3 बड़े इशू थे, 370 था और राम मंदिर था, यूसीसी था। ये 3 इशू जो है उनमें से 2 तो पूरे हो गए और अमित शाह के समय ही हुए। बल्कि अमित शाह को जो जब गृहमंत्री बनाया गया उसके बाद से ही, राजनाथ सिंह पहले थे तो वो उनके समय में ये सब नहीं हुआ। जब बीजेपी की मेजोरिटी और बढ़ गई, 30 सीट बढ़ गई और अमित शाह गृहमंत्री बन गए, तो उसके बाद ये दोनों चीजें हुई। यूसीसी उनके समय में नहीं हो पाया। अभी इस समय होगा कि नहीं होगा इस 5 साल में मुझे पता नहीं, क्योंकि नायडू और नीतीश कुमार के रहते इसके बिना किसी सहमति के, आम सहमति के इसके पास होने में मुझे लगता मुश्किल है। दूसरी बात, मुस्लिम आरक्षण का जहां तक सवाल है, ये इलेक्शन के दौरान, प्रचार के दौरान मोदी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता, देखिए मोदी जो है वह रैली के समय कुछ और होते हैं और जब प्रधानमंत्री के रूप में जब पद पे होते तो अलग होते हैं। उनके जो संसद के भाषण होते हैं वो इतने खराब नहीं होते जितने कि रैली में होते हैं। तो इसलिए सरकार चलाते समय मुझे नहीं लगता कि वो इन सब मुद्दों को फिर से उठाएंगे, या जानते हुए कि नायडू जो है वे मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है, या नीतीश कुमार भी मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो मेरे ख्याल से ये मुस्लिम आरक्षण पे बयानबाजी कम होगी अगर उनको सरकार चलानी है। और जैसा कि प्रिया जी ने कहा कि या शायद आपने कहा कि स्पीकर का पद जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमित शाह के समय में हमने जो देखा, जिस तरह से पार्टियां तोड़ी गई उस तरह से पार्टियां तोड़ी जा सकती हैं। और बीजेपी, नीतीश कुमार भी बीजेपी से अलग हो चुके, वो जानते हैं नीतीश कुमार के कई लोगों को बीजेपी ने तोड़ा था, उसके बाद ही वो पार्टी वो गठबंधन छोड़ के राजद के साथ आए थे। तो ऐसा नहीं कि वो पहले से, माने बीजेपी के जो काटे जाने के कारण उनके जो दाग हैं वो नीतीश कुमार के शरीर पर हैं। नायडू भी समझते हैं, नायडू पिछली बार बीजेपी को छोड़कर आए थे जब गठबंधन में थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वो अलग हो गए थे। तो इनके खटमिठे अनुभव इनके हैं, इसलिए बहुत सतर्क है। स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण है। अगर स्पीकर पद नीतीश के, सॉरी, ये नायडू के पार्टी में आ गया तो मुझे लगता है कि जो तोड़फोड़ की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी कम होंगी, या कम से इन 2 पार्टियों के साथ नहीं होंगी। दूसरी बात, अमित शाह का गृहमंत्री बनना। अगर अमित शाह गृहमंत्री नहीं बने तो ये मोदी की बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि मोदी जो है, मोदी की जो ताकत है, मोदी की ताकत क्या है कि वे एक बहुत बड़े समूह में लोकप्रिय है, लेकिन सारी डर्टी ट्रिक्स जो होती हैं वो अमित शाह कर रहे हैं। और ये अमित शाह जो है मोदी के बहुत पहले से ही यही काम करते हैं कि आप चेहरा बने रहो, आप पब्लिक को लुभाओ, और बाकी किसको पटाना है, किसको हराना है, किसको गिराना है, ये सब काम मैं करूंगा।
यानी आपको सरकार में लाने का जो मशीनरी है, इलेक्शनल मशीनरी है, इसका काम मैं देखूंगा, आप बस पब्लिक को लुभा के वोट डलवा दो। तो ये अमित शाह मोदी के लिए बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता अगर ये अमित शाह वाकई गृह मंत्री नहीं बने तो ये मोदी की बहुत बड़ी हार होगी। इसलिए अगला जब ये पद आएंगे उस समय देखने लायक होगा कि मोदी कितने ताकतवर है या नहीं है। ये पहली परीक्षा वही होगी। स्पीकर का पद टीडीपी को दिया, ये दूसरी परीक्षा होगी कि मोदी कितने ताकतवर है नहीं। अगर स्पीकर का पद नहीं देते तो हमको लगता है कि मोदी जी अपनी अभी भी ताकत बनाए हुए हैं, बीजेपी के किसी व्यक्ति को देते हैं तो। और डिप्टी स्पीकर का पद जो है इस बार कांग्रेस को देना चाहिए, विपक्ष को देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो उनकी बेशर्मी होगी। बाकी ये जो दो इश्यू है, ये दो इश्यू पे उनको पीछे हटना पड़ेगा। और मोदी जी या बीजेपी को, जैसे अभी एक इंटरव्यू आया था जो मुझे नाम में ठीक याद, जो निर्मला सीतारमण के पति हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, तो उन्होंने ये कहा था, हाँ उन्होंने ये कहा था कि ये पहले तो उन्होंने ये कहा कि विश्वास मत से के बाद ही पता चलेगा कि सरकार कितनी टिकाऊ है। और ये जो मोदी की ताकत है, मोदी की ताकत है, और मोदी अगर जिद पर अड़े रहे, मोदी अपने दम पर अड़े रहे, और एक ही ऐसी स्थिति आई जहां पर नायडू और नीतीश के बराबर मोदी खड़े हो गए, उस स्थिति में बीजेपी ये चाहेगी मोदी को हटा किसी और को ले आए। तो मोदी को या तो कमजोर होना पड़ेगा, अपना दम छोड़ना पड़ेगा, या फिर इन द वर्स्ट स्थिति कि ये नायडू और नीतीश ये सोचे कि हम विपक्ष के साथ जाए, शायद बीजेपी अपने नेता ही बदल ले। तो अगले 5 साल में हम बहुत ड्रामा देखने वाले हैं। या तो मोदी कमजोर होंगे, और कमजोर नहीं होंगे तो मोदी खुद बदल दिए जाएंगे। ये संभावना उन्होंने जताई थी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।